स्पेसेस में क्या है, इसको सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अ स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ हाउसडोर्फ स्पेस, और हाउसडोर्फ स्पेस भी कहते हैं, और T2 space if for any 2 points A, B in X there exists open sets U and V such that A belongs to U and B belongs to V and U intersection V is equal to 5। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास T2 स्पेसिस तब होंगी जब T1 स्पेसिस की तरह दो ओपन सेट्स U और V हों, कि एक ओपन सेट से A बिलोंग कर रहा है, दूसरे ओपन सेट से B बिलोंग कर रहा है, और जिससे U बिलोंग कर रहा है, मतलब A अगर U से बिलोंग कर रहा है तो B U से फिर बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह B अगर V से बिलोंग कर रहा है तो A जो है वो V से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसके ऊपर इम्पोज होती है, क्या कि जो T1 स्पेस थी उसके लिए सिर्फ इतनी सी बात थी कि हर दो एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए कि एक एलिमेंट एक से बिलोंग कर रहा है और दूसरा दूसरे से बिलोंग कर रहा है, और पहला एलिमेंट दूसरे से बिलोंग ना करे, दूसरा पहले से बिलोंग ना करे, जस्ट वन। लेकिन उसमें ये कंडीशन साथ में नहीं थी कि जो ओपन सेट्स हों देयर इंटरसेक्शन शुड बी एम्प्टी। कैसे? अब ये देखिए, मैं यहाँ पर एक न्यू स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ अगेन, वो जो ओल्ड वन है। हमने जो फर्स्ट अज्यूम्ड टाउ था उसको हमने ये कह दिया कि ये जो है वो हमारे पास T1 स्पेस है। ओके, अब मैं किसे चेक करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ T1 स्पेस, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट, चूंकि T1 स्पेस लेना चाह रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी की एक स्पेस डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से दिस वन। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेता हूँ ताकि जो अंडर डिस्कशन है मुझे पता चल जाए कि मैं अब जिन दो स्पेसेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये हैं। इन दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ। ओके, अब मैं इसे चेक करता हूँ कि क्या ये T1 स्पेस है या नहीं है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये T1 स्पेस है या नहीं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं एलिमेंट 1 और 2 लूँ तो 1 और 2 के लिए ये ओपन सेट ऐसा है जिसमें 1 बिलोंग कर रहा है और 2 बिलोंग नहीं कर रहा, और ये ऐसा है जिसमें 2 बिलोंग कर रहा है और 1 बिलोंग नहीं। ओके, 1 और 2 के लिए हो गया। अब 2 और 3 की बात करते हैं। 2 और 3 की जब बात करेंगे तो ये एक ऐसा ओपन सेट है जिससे 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग नहीं कर रहा, और ये एक ऐसा ओपन सेट है जिससे 3 बिलोंग कर रहा है और 2 बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब जैसे 1 2 के लिए दो ओपन सेट मिले थे कि एक एलिमेंट एक से बिलोंग कर रहा है, दूसरा दूसरे से बिलोंग कर रहा है, ऐसे 2 3 के लिए मिल गए। अब 3 4 के लिए चेक करते हैं। तो 3 4 के लिए ये एक ऐसा ओपन सेट है जिससे हमारे पास 3 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग नहीं कर रहा, और ये ऐसा है जिससे 4 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, ऐसे ही 1 4 के लिए, 1 3 के लिए आपको मिलेगा। अब दोनों ही T1 स्पेसिस हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि T1 स्पेसिस इनमें से कौन सी ऐसी है जो इस क्राइटेरिया को भी होल्ड करती है कि जो दोनों ओपन सेट हैं उनका इंटरसेक्शन भी क्या हो, एम्प्टी हो। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि कौन सा ये क्राइटेरिया जो आप लोगों को इस डेफिनेशन में मिला कि एक एलिमेंट एक ओपन सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे ओपन सेट से, लेकिन उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो। मैं यहाँ पर वो सिचुएशन ड्रा कर देता हूँ दोनों की, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए T1 स्पेसिस के लिए क्या सिचुएशन है और T2 स्पेसिस के लिए क्या सिचुएशन है। ये ऊपर मैंने T1 सिचुएशन ड्रा करनी है, नीचे मैंने T2 सिचुएशन ड्रा करनी है। अच्छा, T1 सिचुएशन ऐसी है, हमने ये कहा था
हमारे पास कोई सी ओपन सेट u और v, यहाँ पे भी ओपन सेट u और ओपन सेट, एक्चुअली मुझे ये इनके नेम्स बेटा कैपिटल में लेने चाहिए। कैपिटल यूज एंड वीज आप इनको जूम करेंगे जो ऊपर मैंने लिख दिया इसको। ओके, तो क्या है, एक एलिमेंट, कोई से दो एलिमेंट के लिए x अगर इससे बिलोंग कर रहा है और y इससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी यही है कि हर दो एलिमेंट के लिए x अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो y इससे बिलोंग कर रहा है। दो ओपन सेट हों कि एक ओपन सेट से हमारे पास एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दूसरे ओपन सेट से दूसरा एलिमेंट बिलोंग। लेकिन अब यही सिचुएशन जब यहाँ पे आ जाती है तो ऐसा इसके लिए भी होल्ड कर रहा है, इसके लिए भी होल्ड कर रहा है। लेकिन मैं बात करता हूँ वन और टू की। वन और टू के लिए चेक करते हैं कि एलिमेंट वन और टू हैं। वन और टू के लिए इसके अंदर ओपन सेट्स दो ऐसे हैं, वन और टू ओपन सेट्स कि ओपन सेट वन में टू नहीं है और टू में वन नहीं है। इसी तरह वन और टू के लिए इसमें ओपन सेट कोई भी ले सकते हैं आप। वन और टू के लिए मैं ये दो ले लेता हूँ। तो वन और टू के लिए ये वाला ओपन सेट ऐसा है जिसमें वन बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाला ऐसा है जिसमें टू बिलोंग कर रहा है। जिसमें वन बिलोंग कर रहा है उसमें टू बिलोंग नहीं कर रहा, और जिसमें टू बिलोंग कर रहा है उससे वन बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, अब क्या है, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो दोनों टाइप के T1 स्पेसिस हैं उनमें से एक के अंदर ओपन सेट्स ऐसे हैं जिनका आपस में इंटरसेक्शन एम्प्टी है, जबकि दूसरे के अंदर ओपन सेट्स ऐसे हैं, वैसे यहाँ पर बाय चांस ऐसे आ गए हैं दोनों, इनका भी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, लेकिन इनके लिए वन और टू के लिए मैं ये भी ओपन सेट ले सकता हूँ कि एक में वन बिलोंग कर रहा है, एक में टू बिलोंग कर रहा है, वन टू में बिलोंग नहीं कर रहा और टू वन वाले में बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ पर ओपन सेट्स ऐसे हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी नहीं है, दोनों जो है वो ओवरलैपिंग है। तो अब हम दोबारा आते हैं। अब टाव T1 और T2 के अंदर सिर्फ बात इतनी सी है कि T1 स्पेस ही आगे जाकर T2 बनती है, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि फिर दोबारा से हर दो एलिमेंट के लिए दो ऐसे ओपन सेट ढूंढने पड़ते हैं कि एक ओपन सेट एक एलिमेंट से बिलोंग करे, दूसरा ओपन एलिमेंट दूसरे ओपन सेट से बिलोंग करे, लेकिन दोनों ओपन सेट जो हों उनका आपस में जो इंटरसेक्शन है क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। अब डिस्कशन के लिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करने के लिए आप लोगों से मैं अब आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, तो आप लोगों ने जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी बेटा, अब मैं आप लोगों से पूछने लगा हूँ कुछ टोपोलॉजीज के बारे में कि कौन कौन सी इनमें से T1 है, कौन कौन सी T2 है, कौन कौन सी दोनों है। ये बात तो कन्फर्म है कि जो T2 होगी वो T1 तो जरूर होगी ना, ऐसा नहीं हो सकता कि जो T2 हो वो T1 ना हो, क्योंकि T1 के अंदर फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड हुई हैं तो वो T2 बनी। जी, ये अभी जो मैंने टोपोलॉजी राइट की है, ये कौन बताएगा कि T1 है या नहीं है? दिस वन, this topology is T1 or not?
जी बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आप लोगों से? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर ये जो सबसे ऊपर है t इज इक्वल टू 5 1 2 3, सर t1 है t2 नहीं है। ये वाली सर देखिए आपने कहा था ना ए मतलब हमारे पास कोई भी दो सब सेट्स है ना, उनमें से जो ए है वो यू को बिलोंग करे और जो बी है वो उसको बी को बिलोंग करे, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी होना चाहिए। सर इसमें एक सेट में 1 2 3 है ना, तो इसमें इनका जो 2 3 4 है उसमें 3 आ रहे हैं। आप कौन से की बात कर रही हैं? मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर हमें हेडिंग टाइप नजर आ रही है। सर ये T1 भी नहीं है, T1 स्पेस भी नहीं है ये वाले। हाँ जी, ये कहती हैं कि ये T1 भी नहीं है। जी बेटे, अब आप एक्सप्लेन करें कि T1 भी क्यों नहीं है। सर ठीक है, अगर आप हम 3 4 के लिए जब हम चेक करते हैं वेरी गुड, तो जो हमारे पास सिंगल 3 पड़ा हुआ है उसमें 3 तो बिलोंग कर रहा है, 4 नहीं कर रहा, लेकिन जब हम 4 के लिए चेक करेंगे तो उसमें 3 भी है। वेरी गुड। तो हमें क्या पता चला कि इसके अंदर 3 और 4 के लिए, 1 और 2 के लिए ऐसे दो ओपन सेट हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग नहीं कर रहा, 2 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग। लेकिन 3 और 4 के लिए जब चेक करते हैं तो ये 2 3 4 जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब बताएं बेटा, सेम कैंडिडेट जो अभी बता रही थी। सर अब है। अब T1 बन गया है ना? अब क्या जी बन सर, गया? T1 बन T1 गया। स्पेस। अच्छा, अब T2 की बात करते हैं इसी के ऊपर। T2 में क्या थी, फर्दर कंडीशन क्या थी? तो उनका जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो इंटरसेक्शन, हाँ जी, का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी एम्प्टी आना चाहिए। एम्प्टी आना चाहिए। चलें जी, अब बात करते हैं दोबारा से। 1 और 2 के लिए ऐसे दो ओपन सेट ढूंढें जिसमें 1 हो, 2 ना हो, 2 हो और 1 ना हो। तो 1 3 और 2 3। यस सर। इसके अलावा तो नहीं कोई और? ये भी है, 2 4 भी है, उसमें 1 नहीं है। 2 4 भी है ना? यस सर, 2 4 भी तो है। 1 2 के लिए मुझे 1 3 और 2 4 ऐसे दो ओपन सेट मिल गए कि एक एलिमेंट एक से बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे से बिलोंग करता है, और इनका आपस में इंटरसेक्शन भी एम्प्टी ही है यस सर। है ना बेटा? ओके, यस सर। अब बात करते हैं 2 और 3 के लिए। 2 और 3 के लिए ये एक ओपन सेट ऐसा है जिससे 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग नहीं कर 3 रहा। 2 4 2 4 ये ऐसा है जिसमें 3 बिलोंग नहीं कर रहा, और ये ऐसा है जिसमें 2 बिलोंग नहीं कर रहा, और दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी। अच्छा, ऐसे ही 1 3 और 2 4 की बात करें, इसमें 3 और 4 के लिए जब चेक करूंगा, ठीक है ना? 3 और 4। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब मैं बात करूंगा 2 और 4 के लिए, नहीं बन रही सर। 2 और 3 नहीं है। 2 और 4 की बात करें, 2 और 4। 2 और 4 के लिए ये ऐसा है जिसमें 2 है, इसमें 4 4 नहीं। नहीं है। लेकिन 4 के लिए कोई ऐसा मुझे नहीं मिल रहा ओपन सेट नहीं मिल रहा। जिसमें 4 हो लेकिन 2 ना 2 हो। ना हो, ऐसा 2 कोई भी ना नहीं। हो। ऐसी है ना बात बेटे? यस सर। ओके, तो अब आप लोगों को मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें चेक करने के लिए पता चल जाना चाहिए कि T1 और T2 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि T1 स्पेसिस के लिए सिर्फ ओपन सेट होने चाहिए कि एक एलिमेंट एक से हो, दूसरा दूसरे से हो, बस। लेकिन T2 के लिए ऐसे ओपन सेट होने चाहिए, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आए। हाँ जी, जिसमें U और इंटरसेक्शन V शुड बी इक्वल टू 5। 5 डन हो गया जी? नोट्स वाली स्क्रीन नजर आ रही है ना अब आप लोगों को? यस सर। ओके,
नेक्स्ट वी हैव अ नोट। क्या है जी नोट? easy to see that It is easy to see that every Hausdorff space is T1 space. However, every T1 space may not be Hausdorff space. अच्छा, Hausdorff space जब भी बात करेंगे Hausdorff space की, तो T2 space भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना? Hausdorff space का मतलब जहां पे भी लिखा होगा इसका मतलब T2 space ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर T2 स्पेस जो है वो T1 है, लेकिन हर T1 T2 स्पेस नहीं हो सकती। है। हर T1 T2 नहीं हो सकती। अभी हमने बात भी की थी, एक एग्जांपल भी देखी थी। तो आप लोगों ने नेक्स्ट एक असाइनमेंट आप लोगों को जो देनी है ना, अब नेक्स्ट जो है असाइनमेंट, आज आप लोगों की असाइनमेंट की लास्ट डेट थी, वो जो प्रीवियस वन थी, एक असाइनमेंट सिर्फ और देनी है आप लोगों को। और वो असाइनमेंट क्या है आप लोगों की, कि आप लोगों ने जिस तरह आप लोगों को डायग्राम से बना के मैंने बताया था T0, T1 और T2 स्पेसिस के बारे में, तो आपने जो सेपरेशन एक्सिम्स में T0 स्पेसिस, T1 स्पेसिस और T2 स्पेसिस के बारे में सिर्फ उनकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, उनकी एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के दौरान जो काउंटर एग्जांपल्स हैं, काउंटर एग्जांपल्स क्या मुराद है कि हर T0 जो है वो आप लोगों के पास हर T1 जो थी वो T0 तो बन गई, लेकिन हमने ये कहा था कि हर T0 T1 नहीं बनती। ऐसे ही जैसे हमने कहा हर T2 T1 है, लेकिन हर T1 T2 नहीं है। हाँ जी। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं बेटा, हमने ये कहा T2 जो है ना वो T1 होती है, और हर T1 जो है वो T0 भी होती है। तो अब मुझे बताएं, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि हर T2 स्पेस जो है वो T0 स्पेस भी है? यस सर। ठीक हो गया ना? अच्छा, ऐसे ही हर T1 T0 होती है, लेकिन हर T0 जरूरी नहीं है कि T1 हो। ठीक है। ऐसे ही हर T2 जो है वो T1 T0 होती है, T लेकिन हर T0 जरूरी नहीं कि T2 भी हो। ठीक हो गया ना? तो हमें पता चल गया कि T0 के ऊपर फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं तो T1 बनती है, T1 के ऊपर फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं तो T2 बनता है। T2 अपने अंदर सारी प्रॉपर्टीज T1 की भी रखता है, T0 की भी रखता है, लेकिन T1 के बारे में पक्का नहीं पता होता कि वो T2 होगा कि नहीं, T0 जरूर होगा। तो ये आप लोगों को प्रोसेस इसका पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी? अच्छा, एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ हाउसडॉर्फ स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस मीट्रिक स्पेस कैसे होगी जी? अब मैं इसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए। उसने एग्जांपल क्या दी है, इस एग्जांपल को रीड करिएगा जरा जी। फॉर एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस एंड ए बी बी एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स। मैं वही पॉइंट ही ले लेता हूँ दोबारा से इसके ऊपर, क्या पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ ए बी और यहाँ पर पॉइंट क्या ले लेता हूँ, ओके। ए बी के अंदर ए और बी का डिस्टेंस जो है वो आर है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना दैट इज आर। डन हो गया जी? अब उसने कहा कि ये T2 स्पेस कब बननी चाहिए बेटे? T2 स्पेस का मतलब क्या होता है? T2 स्पेस कब बनेगी? सर आर जीरो सर, ये तो सेम का इंटरसेक्शन हो। जब हर दो पॉइंट के लिए आप ऐसे दो ओपन बॉल या ओपन सेट ड्रा कर सकते बॉल हैं कि आप लोगों के पास एक ओपन के अंदर एक एलिमेंट बिलोंग करे, दूसरा बिलोंग ना करे, और दूसरा बिलोंग कर रहा है तो और पहला दूसरे के अंदर, ठीक है ना? पहला ब्लॉक। तो मैं सबसे आखिर वालों के लिए चेक कर लेता हूँ। अगर मैं ए से स्टार्ट लूँ और इसके मिडल डिस्टेंस तक ओपन सेट लूँ, और बी से स्टार्ट लूँ और इसके मिडल डिस्टेंस तक एक और ओपन सेट लूँ,
अब मुझे ये बताएं, ओपन सेट का मतलब यही होता है ना कि एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, यस सर। मिडिल पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है। अब मिडिल पॉइंट जो इसका होगा ना, जो कि r/2 बन रहा होगा, मिडिल पॉइंट जो लेट्स सपोज क्या बन रहा होगा, r/2। r/2। टू। अब वो दोनों में इंक्लूड नहीं है ना, वो दोनों में ही इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो बल्कि सॉरी, ये BAR2 लिखा है, ओपन बॉल विद सेंटर A एंड रेडियाई r/2। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक ओपन बॉल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस r/2 है। इसी तरह B को सेंटर मानते हुए एक ओपन बॉल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस r/2 है। और दोनों आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। क्या होंगे? डिसजॉइंट। एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। तो T2 की तमाम जो कंडीशंस है वो क्या कर रही होंगी, होल्ड कर रही होंगी। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है जो कि यूजुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है रियल लाइन के ऊपर, वो क्या है, T2 स्पेस है या हार्ट्ज़ स्पेस है। ठीक है ना बेटा? ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेट X बी अ फाइनाइट सेट विद को-फाइनाइट टोपोलॉजी। अच्छा, को-फाइनाइट टोपोलॉजी बेटा वो होती है दैट कंटेन्स फाई एंड ऑल दो सेट्स हुज कंप्लीमेंट आर फाइनाइट। को-फाइनाइट में वो ओपन सेट्स होते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। तो यही कहा है कि इसके अंदर जो ओपन सेट्स होंगे, ओपन सेट्स इन X, दे आर फाई एंड ऑल दो सेट्स कंप्लीमेंट आर फाइनाइट। और वो सेट्स होंगे जिनका कंप्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट। अच्छी, मारिया मुनव्वर ऐसी बीबी है शायद जो कि शायद ना दे के चली गई किसी बच्चों को ही। नो सर, मेरा नहीं शोर आ रहा सर, ये किसी और का आ रहा है। अच्छा ओके, ये गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम आई थिंक सो है। ओके, नेक्स्ट है जी। ओके, दिस स्पेस इज अ को-फाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर वो कह रहा है कि T1 स्पेस है लेकिन T2 स्पेस नहीं है। नहीं है। उसकी रीजन यहाँ पर उसने बताई है कि हमारे पास लेट्स सपोज X T1 स्पेस हो। ये उसका प्रूफ अब दे रहा है आगे। बेटे क्या है उसका, ये प्रूफ दे रहा है कि जो को-फाइनाइट टोपोलॉजी है वो T1 है लेकिन T2 नहीं है। वो बात बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, मीटिंग टाइम जो है ना टोटल, हम स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक को बाकायदा। T2 स्पेसिस की हम एक एग्जांपल करने के लिए जा रहे थे जिसमें हमने बात की थी को-फाइनाइट टोपोलॉजी की। को-फाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर क्या था, हमने ये कहा कि दिस इज T1 स्पेस बट नॉट T2 स्पेस। इसको प्रूव करने के लिए हम जा रहे थे कि हमारे पास को-फाइनाइट टोपोलॉजी जो है कैसे ये T2 स्पेस नहीं है। सपोज X इज अ T2 स्पेस, हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्रेरियली सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है ये T2 स्पेस है। T2 स्पेस है तो एज पर T2 एक्सियम्स क्या होगा, T2 स्पेस ये कहती है कि हमारे पास दो ओपन सेट्स U एंड V ऐसे होंगे कि हर दो एलिमेंट के लिए एक ओपन सेट से एक एलिमेंट बिलोंग करेगा, दूसरे ओपन सेट से दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा, और उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा। ओके, लेकिन हमें एक बात पता है कि को-फाइनाइट टोपोलॉजी है, तो को-फाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसे ओपन सेट्स हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। कंप्लीमेंट ऑफ ओपन सेट्स आर फाइनाइट हियर क्योंकि को-फाइनाइट टोपोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू फाई ले रहे हैं, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटा X इज इक्वल टू U कॉम्प्लीमेंट यूनियन V कॉम्प्लीमेंट। ये कहाँ से आया, तो ये आप लोगों को बता दूं, ये मैं आप लोगों को अभी जो है ना अलाउ कर दूंगा, अगर आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकेगा। ओके, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, A यूनियन B सारे का कॉम्प्लीमेंट जो है
दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पढ़ा नहीं डिमॉर्गन्स लॉ? तो इस यू इंटरसेक्शन वी पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आ गया है और यू इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, हमने ये कहा हुआ है कि x कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो फिर याद रखें कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी होने की वजह से कोफाइनाइट टोपोलॉजी में वो ओपन सेट्स होते हैं जिनका जब आप लोग कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट आए। अब जाहिर है u का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो भी फाइनाइट, v का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी फाइनाइट, और दो फाइनाइट का जब यूनियन लेंगे तो वो भी फाइनाइट। तो इस साइड से हमें ये पता चल गया कि जो x है वो फाइनाइट है, x क्या है, फाइनाइट है, जबकि हमने तो ये कहा हुआ है कि x इज अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो इसका मतलब x इज नॉट अ T2 स्पेस। तो x क्या हो गया हमारे पास, T2 स्पेस का, सॉरी T2 स्पेस नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों ने assumption ली थी कि ये T2 स्पेस है वो रॉन्ग होगी ना। हमने assumption ली थी कि T2 स्पेस है यहाँ पर, तो जो हमारी assumption थी वो रॉन्ग होगी, इसका मतलब ये T1 तो है लेकिन T2 नहीं। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर थ्योरम। The following statements about a topological space are equivalent. A implies B and B implies A वाली बात। If X is a Hausdorff space, and secondly the diagonal D is a closed in X cross X। अच्छा, ये सेट किस टाइप का X cross X? बाइनरी रिलेशन जो होता है ना, जिसमें A क्रॉस B जैसे आप लोग लेते थे कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो X क्रॉस X डायगोनल का मतलब ये है बेटा कि अगर X के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, Y इसी तरह 1 2 3, जब उनको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कहता मैं इसको, जब इनका कार्टियन प्रोडक्ट लेंगे, बेटे पता है ना दो सेट्स का कार्टियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। बेटे कार्टियन प्रोडक्ट का पता है ना आप लोगों को, क्या अगर नहीं मैं, सर। शाबाश, चले मैं बता देता हूँ। ये स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे मैं अब एक्स लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने? यस सर। Okay. Now we have x and we have to find out x cross x. x क्रॉस x जब भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, पहले हाँ शाबाश, ऑर्डर पेयर्स बनेंगे 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1। इसको शायद मैंने 1 1 नहीं लिखा। यस सर, इधर 1 1 आना है। फिर उसके बाद आएगा 2 1 2 2 2 2 3 2 3 और उसके बाद फिर अगेन 3 3 1 1। 3 2 एंड 3 3। अच्छा, इस कार्टीन प्रोडक्ट के अंदर अब जो बात हो रही है ना डायगोनल, डायगोनल का मतलब ये होता है, वो होता है जिसमें x और y दोनों सेम हो। तो अब उसकी बात हो रही है 1 1 2 2 एंड 3 3 3 3। इनकी बात हो रही है कि हमारे पास जो D है ना, जो सेट D की जिसकी बात हो रही है, का मतलब उसके अंदर जिन एलिमेंट्स की बात हो रही है ना, इनकी बात हो रही है। ठीक है बेटा जी, तो D इज इक्वल टू एक्स एक्स, इसका मतलब ये है डायगोनल, इसकी बात हो रही है। और जब भी D कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो मैं यहाँ पर बेटा जी, अब मैं इसको x क्रॉस x में चूंकि बता चुका हूँ तो मैं इसको D प्राइम ही कह लेता हूँ फिलहाल, ताकि मुझे वो दोबारा ना लिखना पड़े। मैं इसमें से सिर्फ जो है ना
1 1 को, 2 2 को और 3 3 को रेज कर देता हूँ, तो मेरे पास ये जो है डायगोनल बच जाएगा। डन हो गया बेटा? ओके। अब आप लोगों के सामने जब भी डी की और डी प्राइम की बात हो रही हो ना, तो आप लोगों ने ये समझना है कि इसका मतलब ये है, ठीक है जी, कि डी में डायगोनल एलिमेंट्स हैं और डी प्राइम के अंदर उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स। अब मैं दोबारा नोट्स की तरफ जा रहा हूँ जी। डायगोनल की बात आगे पता चल गई ना। अब हमने ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो है वो दैट इज क्लोज। हाउसडॉर्फ स्पेस हो तो डायगोनल क्या है? क्लोज है। A implies B, A implies B का मतलब ये है कि हाउसडॉर्फ स्पेस आप लोगों ने अज्यूम कर ली हुई और डायगोनल क्लोज आप लोग प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। सपोज दैट X इज हाउसडॉर्फ स्पेस, D इज इक्वल टू, ये डायगोनल है, डायगोनल से मुराद 1 1 2 2 3 3, वो स्पेसिफिक केस है, वो तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, इन जनरल कुछ भी हो सकता है। दैट इज लेट्स सपोज बी डायगोनल। ये आप ज्वाइन कर रहे हैं, देख लें काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना बेटे, ये गलत हुआ, इतना लेट हो जाता है। And we have to show that this diagonal is close. अब डायगोनल को अगर क्लोज प्रूव करना है तो क्या ख्याल है, अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दूं तो बात तो एक ही होगी। इफ वी शो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इसका मतलब सेम थिंग है। फॉर दिस लेट वी हैव सम ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू डी प्राइम। डी प्राइम से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये वो वाले ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स और वाई सेम नहीं है। समझ रहे हैं बात? डायगोनल था 1 1 2 2 3 3, तो डी प्राइम के अंदर कौन से वाले हैं तो सेम एलिमेंट नहीं है, डिफरेंट है। क्लियर बेटे? ओके। तो ये पता चल गया जी एक्स और वाई सेम नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात जो है ना बता दी उधर से डी प्राइम लिख के। और एक्स जो है हाउसडॉर्फ स्पेस है, हाउसडॉर्फ स्पेस है तो हमें पता है कि एक्स और वाई यहाँ पर डिफरेंट हैं डी प्राइम की वजह से। एक्स हाउसडॉर्फ स्पेस हमने अज्यूम किया हुआ है, तो हर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमारे पास दो ओपन सेट यू और वी इस टाइप के होंगे कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी होगा। कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी होगा। लेकिन रिपीट कर देता हूं बेटे, ये मैंने ना फोर्सली म्यूट कर दिया है। आप अपने जो क्यूरीज है ना वो थ्रू टेक्स्ट करते रहेंगे। अभी एक स्टूडेंट ने कहा थोड़ा सा रिपीट कर दें, आवाज कट रही थी, तो मैं बता देता हूँ कि डी क्लोज प्रूव करना है तो डी प्राइम को ओपन प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो डी के वो एलिमेंट थे हमने लिए जिसमें एक्स और वाई इक्वल थे, तो डी प्राइम का अगर कोई भी ऑर्डर पेयर है तो उसका मतलब ये होगा कि एक्स और वाई दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है तो ये बात याद रखें कि हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए दो ओपन सेट यू और वी इस टाइप के होंगे कि एक्स अगर यू से बिलोंग कर रहा है और वाई अगर वी से बिलोंग कर रहा है तो यू इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एम्प्टी होगा। ओके, बट यू इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर ये एम्प्टी हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि यू क्रॉस वी इज सबसेट ऑफ डी प्राइम। यू इंटरसेक्शन वी दो, एक के अंदर एक एलिमेंट है, दूसरे के अंदर दूसरा एलिमेंट है और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इसका मतलब सादा सा ये है कि एक्स और वाई हमेशा डिफरेंट है, और एक्स और वाई हमेशा डिफरेंट है तो इसका मतलब यू क्रॉस वी डी प्राइम से का सबसेट बन रहा है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि इस केस में हर ऑर्डर पेयर के लिए यू क्रॉस वी का जो एक एलिमेंट है वो डी प्राइम का मेंबर बन रहा होगा। तो यहां से अब देखें ओपन की डेफिनेशन, ओपन सेट की डेफिनेशन से किसी भी सेट को ओपन कहा जा सकता है अगर उसके अंदर किसी भी टाइप के एलिमेंट के लिए एक ओपन बॉल ड्रा की जा सके। तो अब डी प्राइम को भी ओपन कह सकूंगा अगर मैं एक्स वाई ऑर्डर पेयर बेसिकली एक एलिमेंट ही है ना, क्योंकि जब आप लोग कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट ही होता है। तो अब डी प्राइम हमारे पास ओपन बन जाएगा अगर इस एलिमेंट के लिए, एक्स वाई एलिमेंट के लिए एक ओपन बॉल ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि टोटली लाई कर रहा है डी प्राइम के अंदर। तो फिर मुझे क्या पता चला कि डी प्राइम ओपन है। तो डी प्राइम अगर ओपन है तो डी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन से हम चलते हैं, कॉन्ट्रेरीली सपोज कर लेते हैं। तो सपोज दैट द डायगोनल डी
ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इज क्लोज, डायगोनल क्लोज है। तो दो एलिमेंट के लिए क्या होगा, अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट हैं, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो पक्की बात है कि वो डायगोनल से बिलोंग नहीं कर रहे। डायगोनल से बिलोंग नहीं कर रहे इसका मतलब वो डायगोनल के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। सेम एलिमेंट नहीं है तो सेम एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में है, तो डिफरेंट एलिमेंट डायगोनल प्राइम में है। तो डी प्राइम इज ओपन, डी प्राइम को ओपन हमने ज्यूम किया हुआ है। तो हर डी प्राइम के लिए ओपन की कैटेगरी के मुताबिक डी प्राइम के अंदर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट के लिए। तो और ये चीज हमें शो कर रही थी कि यू इंटरसेक्शन वी क्या है, फाई। और यू इंटरसेक्शन वी अगर फाई हो हर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो है वो T2 स्पेस है या फिर हार्ट्ज-डॉर्फ स्पेस है। क्लियर है जी बात? अब मैं आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटी बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की तरफ। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के अंदर आप लोगों ने जब भी लिमिट ऑफ अ फंक्शन या लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की बात की थी, तो रियल एनालिसिस के अंदर जब हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की बात करते हैं तो लिमिट एस एन, सीक्वेंस एस एन की लिमिट आप लोग जो डिफाइन करते थे ना, वो कुछ ऐसे डिफाइन करते थे कि a sequence Sn have a limit L if for every positive epsilon there exists integer n such that Sn minus L less than epsilon for all n greater or equal to n। कि अगर n जो है किसी स्पेसिफिक नेचुरल नंबर से एक्सीड कर जाए तो Sn और L का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए। क्या ख्याल है बेटा? ऐसे ही टाइप की आप लोग वो करते थे ना लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को डिफाइन रियल एनालिसिस के अंदर, और हमेशा कहीं पे भी जाके उसके बाद फिर आप लोगों ने लिमिट ऑफ फंक्शन को भी डिफाइन कराया होगा, तो डिफरेंट सब्जेक्ट में भी जाके डिफाइन करवाया, तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में ही डिफाइन करवाते रहे। ऐसे ही था ना बेटे? जी बेटे, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का रिप्लाई। यस सर। ओके, लेकिन जब टोपोलॉजिकल स्पेस की बात आती है तो टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? Let X tau be a topological space. A sequence xk is said to converge to a point x of x, कि ये किसी पॉइंट x को यानी कि लिमिट पॉइंट को अपने को कन्वर्ज कर रही होगी। If for every open set U containing x there is a natural number n not such that कि हर ओपन सेट के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जब आप उस नेचुरल नंबर n नॉट से एक्सीड कर जाते हैं तो अगले तमाम एलिमेंट सीक्वेंस के उस ओपन सेट से बिलोंग करते हैं। एक्स के बिलोंग्स टू यू का मतलब क्या है कि जब आप वेन एवर के ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट का मतलब है कि जब आप नेचुरल नंबर एन नॉट को एक्सीड कर लेते हैं तो तमाम अगले एक्स केस यू से बिलोंग करते हैं। मतलब ये कह लेता हूँ कि कोई भी ओपन सेट यू था तो आफ्टर 100 टर्म्स अगली तमाम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो हैं वो इस ओपन सेट से बिलोंग कर रही हैं, तो फिर वो सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ओके, let X be a Hausdorff space, then any sequence in X can converge to at most one point। उसके बाद क्या है जी? वो ये कह रहा है, ये आप लोगों ने इससे पहले किया होगा, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक जैसे हम बात किया करते थे, वैसे ही यहाँ पर लिमिट ऑफ T2 स्पेस इज यूनिक की बात। देख लेते हैं जी हम कि T2 स्पेस की जो लिमिट है वो यूनिक कैसे होती है या इसको हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। सपोज दैट X इज अ हाउसडॉर्फ स्पेस, T2 स्पेस है जी, एंड xk इज अ सीक्वेंस इन X, और x के इसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्या है? सीक्वेंस है हमारे पास, विच कन्वर्जेस टू टू डिफरेंट लिमिट। जैसे उसमें सीक्वेंस रियल के अंदर जाके हम करते थे कि टू डिफरेंट लिमिट को कॉन्ट्रेरीली सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है टू डिफरेंट लिमिट को
अप्रोच कर रही है, उसके बाद जो रिजल्ट्स हम फाइंड करते थे वो रिजल्ट्स ऐसे होते थे जो कि इन जनरल ट्रू नहीं थे, तो हम फिर कह देते थे कि जो हमारी अजम्पशन है वो गलत है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है कि क्या होगा कि हम ये ले लेते हैं कि टू डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस की लिमिट, तो मैं कह सकता हूँ कि उन दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए T2 स्पेस होने की वजह से ऐसे दो ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहे होंगे कि x u से बिलोंग कर रहा है, y v से बिलोंग कर रहा है और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो अब देखें बेटा, अगर xn x को कन्वर्ज कर रहा है और xn y को कन्वर्ज कर रहा है, xn अगर x को कन्वर्ज कर रहा है तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस वही उसी तरह लगा देंगे कि एक नेचुरल नंबर n1 होगा कि जब उसको एक्सीड करेंगे तो तमाम x के जो हैं एक ओपन सेट से बिलोंग करेंगे। इसी तरह xn अगर y को कन्वर्ट कर रहा है तो इसी तरीके से एक नंबर n2 को क्रॉस करेंगे तो तमाम x के v से बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि जब हम ये कहते हैं कि जब हम k को या नंबर ऑफ टर्म्स को 100 से, इस n1 को मैं ले लेता हूँ ना, लेट सपोज कि ये n1 जो है ये 100 ले लेता हूँ और n2 जो है वो 200 ले लेता हूँ, कि आफ्टर 100 टर्म्स बाकी तमाम टर्म्स u से बिलोंग कर रही हैं, आफ्टर 200 टर्म्स सारी v से बिलोंग कर रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर 200 टर्म्स सारे की सारी टर्म्स u इंटरसेक्शन v से बिलोंग कर रही हैं, कि पहले u में भी थी v में भी थी, बाद में 200 के बाद क्या हो गया, दोनों के लिए ये बात ट्रू हो जाएगी। 200 के बाद वो v से भी बिलोंग कर रही होंगी, 200 के बाद वो u से भी बिलोंग कर रही होंगी, 200 के बाद जब हम बात करेंगे तो वो 200 भी तो 100 से बड़ा ही है ना, तो आफ्टर 200 ये क्राइटेरिया भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा, आफ्टर 200 तमाम टर्म्स u से भी बिलोंग करेंगी, v से भी बिलोंग करेंगी। इसका मतलब आफ्टर 200 जो इनमें से मैक्सिमम है, यानी कि 200 मैक्सिमम है ना दोनों में से, तो आफ्टर 200 क्या होगा, तमाम x के जो हैं वो u इंटरसेक्शन v से बिलोंग कर रहे हैं, और u इंटरसेक्शन v क्या है, फाई है, इसके अंदर तो कोई टर्म हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो फाई था। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है दैट वाज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने T2 स्पेस के लिए बात कर ली कि T2 स्पेस के लिए हमारे पास लिमिट जो है वो कभी भी मोर देन वन लिमिट नहीं हो सकती है, यूँ कह सकते हैं कि लिमिट जो होगी हमेशा यूनिक होगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ से रिलेटेड, x be an arbitrary topological space and y be Hausdorff space। x हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, y हमारे पास जो है वो T2 स्पेस है। तो हमने किसी भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन के लिए या f is a function from x to y, यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस टू T2 स्पेस, f is a function from any topological space to T2 space, we have to show that this graph is closed in x cross y। तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये ग्राफ क्या है, क्लोज है। तो क्या ख्याल है, जब भी हमने ग्राफ को क्लोज प्रूव करना है तो हम इसमें बिल्कुल वही अप्रोच यूज करेंगे जो इससे पहले अप्रोच यूज करते रहे, कि हम इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले उसने जो लाइंस लिखी हैं, टू शो दैट जी इज क्लोज्ड, हमने प्रूव करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो उसके लिए हम ये ले लेते हैं कि हम ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो जी प्राइम से है। अब जी प्राइम की बात मैं आप लोगों को स्क्रीन थोड़ा सा चेंज करके दोबारा बता देता हूँ कि जी प्राइम मैंने लिखा था, बल्कि जी यहाँ पर ग्राफ है, डिफरेंट टाइप का ग्राफ है। ओके सॉरी, वैसे लेकिन ये भी वही टाइप का ग्राफ ही बनता है क्योंकि पहला x और दूसरा y होता है और y का मतलब f of x होता है। तो उसने यही कहा कि y इज इक्वल टू f of x है। यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दोबारा अपनी प्रीवियस स्क्रीन की तरफ, क्योंकि ग्राफ वाला है मैं उसको डी ही डायगोनल मीनिंग जी यहाँ पर डिफाइन है। जी इज a graph containing such type of order pairs in which y is equal to f of x। y जो है वो f on x या फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन x के ऊपर अप्लाई हो तो फिर आता है। अच्छा जी, तो x y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, g प्राइम से। g में वो एलिमेंट हैं जिसमें y is equal to f of x है, तो g प्राइम में वो एलिमेंट होंगे जिसमें y is not equal to f of x।
इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स और वाई दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जाहिर है जब एक्स के ऊपर एफ अप्लाई हो जाएगा तो अगेन आप लोगों के पास एफ ऑफ एक्स वैल्यू आएगी वाई टाइप की ही। तो एफ ऑफ एक्स और वाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं और हमने कहा हुआ है कि वाई जो है वो हाउसडोर्फ स्पेस है। तो हाउसडोर्फ स्पेस के अंदर अगर दो डिफरेंट पॉइंट हों, ये याद रखिएगा, मुझे कैसे पता चला वाई तो मुझे पक्का पता है कि कैपिटल वाई के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। एफ ऑफ एक्स को कैसे पता चला कि ये वाई से बिलोंग कर रहा है? ये फंक्शन की नेचर बता रही है कि एफ जब एक्स के ऊपर अप्लाई करता है तो बाद में किसका मेंबर जनरेट होता है? वाई का। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो एफ ऑफ एक्स है और वाई जो है दोनों कैपिटल वाई यानी कि सेट वाई के मेंबर हैं, T2 स्पेस के मेंबर हैं। और T2 स्पेस के अगर दो एलिमेंट लूं, डिफरेंट एलिमेंट लूं, यहाँ से पता चला कि जी प्राइम में होने की वजह से कि डिफरेंट भी है, डिफरेंट एलिमेंट लूं तो उसके लिए दो ओपन सेट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे कि एक से बिलोंग कर रहा है, दूसरा दूसरे से बिलोंग कर रहा है और उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? आपस में एम्प्टी होगा। ओके तो मैं क्या ले लेता हूं, U एक ओपन सेट एज्यूम कर लेता हूं खुद से कि F इनवर्स ऑफ V1 है। F ऑफ X अगर V1 से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स लेट सपोज कैपिटल U ले लो। और F जो है वो X से Y की तरफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। U हमारे पास क्या है? ओपन है और उसके अंदर क्या है मौजूद? X मौजूद है, क्योंकि जाहिर है जब F इनवर्स लेंगे, F अगर X से Y में है तो F इनवर्स Y से X में होगा। तो अब इसके दो मेंबर्स के लिए U के लिए और F ऑफ U के लिए क्या होगा? एक ऑर्डर पेयर ऐसा जनरेट होगा जो कि G प्राइम से बिलोंग कर रहा है। G प्राइम से बिलोंग करने का सादा मतलब ये है कि F ऑफ X या F ऑफ U जो है वो Y के बराबर नहीं है। तो अगर Y के बराबर नहीं है तो इससे फिर मुझे पता चलेगा कि G प्राइम के अंदर एक उसके किसी एलिमेंट के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है U क्रॉस V, जो कि इसके अंदर टोटली लाई कर रहा है कि एक X का मेंबर है और दूसरा ऐसा है जो Y के बराबर नहीं है। तो फिर ये ओपन सेट की कंडीशन है। तो G प्राइम जब ओपन हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि G हमारे पास क्या है? क्लोज है। तो बेटा ये यहाँ तक सिर्फ आप लोगों ने चेक करना है इसको, सिर्फ ये आप लोगों का यहाँ तक का आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा